चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ पाठ 12। आओ कहानी पढ़ें। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। कुकू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हुई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियों और गुगू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैंने भागना चाहा लेकिन हिल भी न सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रही। भूस्खलन, जमीन का धंसना, खसकना। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों पर आ लगी। डगमगा कर मैं वहीं गिरी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे राव गुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही लगा। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह कांप उठी। देह, शरीर। गुगू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई यानी कि उनका खाना बन गई। उसमें ही दब गए। लेकिन गुगू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए। ये सब राव गुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिसे मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसे लगता कि मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिर गई हूँ और गिरती ही जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। गुगू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता। वह अक्सर मेरे साथ सटकर यानी चिपक कर बैठ जाता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उसे सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निम्न हो गई कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। निम्न मतलब छोटी हो गई, नीचे ही हो गई। और मैं रोने लगी। राव गुरु बहुत अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अनिच्छापूर्वक, बिना इच्छा के। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी हो गई थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीख लिया। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वे पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर ही हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसे भूस्खलन कहते हैं। ये पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं। ये कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से ही काटे जाते हैं। तो अंधाधुंध काटने से ही मुझे मेरी अम्मा ने अलग कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई। अब मैं दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती।
आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुगू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ आक कू का मैं उत्तर देती और वह ऊंचे स्वर में पुकारती। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा का एक झोंका जिसकी गंध से मैं परिचित थी मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी आकू से मेरा स्वागत नहीं किया। मेरा आकू पुकारा तो कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कुतूहल जाग उठा। मैं बैठकर सोचने लगी कि जब मैंने पेड़ का सहारे से टिकना चाहा तो पता चला वहाँ से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ पर सूंघा। मैं सोचने लगी ये तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतरी भाग को रगड़ा। उसमें से चंदन की खुशबू आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूंठ का पता लगाया। मैं सोचने लगी इन चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों। पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए। मैंने उसे स्वयं दोहराया, भौं भौं भौं, आ गुगू घर चलें। मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चले। घर में मैं प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा किसी ने उस तरफ के कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल से पेड़ किसने काटे होंगे? सुनंदा, इस बारे में कुछ पता नहीं। मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुगू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ पेड़ काट लिए गए हैं। लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदालियर से पूछा, वह कहता है इस क्षेत्र में चंदन का पेड़ बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ तो कोई उसकी टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन ये सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में, राव गुरु कहते रहे। ये सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि ऐसी अफवाहें ना फैलाए। 13 वर्ष की अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा? मैंने धीरे से कहा। आओ सुनंदा, परेशान ना हो। मामी ने मेरे कंधे पर हाथ टिका दिए और सांत्वना दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही है। अगले दिन सुबह सवेरे मैं और गुगू चंदन के क्षेत्र में चल पड़े। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमने खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से न जाने किसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आने लगी थी। तभी गुगू घुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पेड़ों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुगू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुगू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालिर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसका कदम दूर चले गए तो आहट आनी बंद हो गई और मैं चैन की सांस ले बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ। मैं घर लौट आई। अगली रात मैं अगली घड़ी के 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे भरने शुरू किए तो मैं गुगू के साथ दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किर्र किर्र की आवाज़ सुनी। गुगू परेशान होकर गुर्राने लगा। श्श, अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुगू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज़ होती रहीं। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थानों पर खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकता, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुगू से रास्ते में एक तरफ धकेल दिया और उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई आगे बढ़ने लगी। मेरा कान एकाग्र हो सबकी आवाज़ों को सुन रहे थे। किर्र किर्र का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर किरकिर की आवाज़ें थम गईं। अब मैं आदमियों के स्वर सुन रही थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के शिक्षों के पीछे सड़ते रहोगे।
एक क्षण के लिए मैं धक्सी रह गई। यह आवाज़ तो सुन रही थी मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुगू का पट्टा पकड़े खड़ी थी। जरूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर में आया। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुगू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई, लेकिन नींद जरा नहीं आई। मुदालिया का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सुबह राजगुरु के जागने पर सब मैंने उन्हें बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही? राजगुरु ने मुझसे पूछा। एकदम मामा। तब तो मुझे उटकमंड के पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, राजगुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर लिया। कुछ दिनों बाद राव वहाँ मुझसे कई मुदालियर का क्या होगा? यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीने पश्चात सब रावगुरु मेरे हाथ को अपना हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज मैं देवी लक्ष्मी की खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती कराने का निश्चय किया है। सुनंदा, तुम वहाँ कुछ अपने फ़ायदे का काम सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह मैं तुम्हें अपने जीवन में फिर से आराम कर सकोगी। मैं रावगुरु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मगर मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सुनंदा अपनी आंखें कैसे खो बैठी? उत्तर, जिस दिन वह 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हुई। उसके माता पिता और उसने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और उसके सिर पर एक पत्थर आ लगा, जिससे उसकी आंखें चली गईं। प्रश्न 2, भूस्खलन होने का क्या कारण है? उत्तर, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से भूस्खलन होते हैं। दृष्टिहीन होते हुए भी सुनंदा ने चंदन वृक्ष काटने वालों का भंडाफोड़ कैसे किया? दृष्टिहीन होते हुए भी सुनंदा ने चंदन का वृक्ष काटने वालों का भंडाफोड़ करने के लिए रात में अपने कुत्ते के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां पर पेड़ कट रहे थे। सारी बातों का जायज़ा लेते हुए और जानकारी प्राप्त कर रात में वह अपने घर पहुंची। सुबह उठकर उसने सारी घटना रावगुरु को बताई, जिससे वृक्ष काटने वालों का भंडाफोड़ हो सका। प्रश्न 4, आप कैसे कह सकते हैं सुनंदा एक साहसी लड़की थी? हम कह सकते हैं कि सुनंदा एक साहसी लड़की थी क्योंकि अंधी होते हुए भी उसने चंदन के पेड़ों को काटने वालों का पता लगाया और रात में अकेले ही उस स्थान पर पहुंची जहां पर चंदन का पेड़ काटे जा रहे थे। उसने उस व्यक्ति को भी पहचान लिया जो उन पेड़ों को कटवाने में सहायता कर रहा था और फिर उसने ये बात पुलिस को बताई और रावगुरु को बताकर यह सिद्ध कर दिया कि वह एक साहसी लड़की है।